Hello, good morning students. This is Om sir and you are watching Om's online English classes. Students, आज का जो सेशन है वो नाउन, प्रोनाउन एंड केस, ये जो चैप्टर आप लोग प्रीवियसली पढ़ चुके हैं उस पर आधारित जो है वो क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन पर जो है वह फोकस्ड है। और जो आज का सेशन है वो 12th के साथ साथ कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए भी जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो इसलिए जो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं वो भी और जो 12th के स्टूडेंट्स हैं वो भी आज के इस सेशन को ध्यान से जो है वह देखें और क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि जिन्होंने नाउन और प्रोनाउन और केस का जो है वह मतलब क्लास जो है वह मेरे पास नहीं किया है, उनके लिए भी मैं कोशिश करूंगा कि मतलब इस तरीके से इस क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूं ताकि उनके मन में किसी भी प्रकार की थ्योरी को लेकर के कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो है डैश एम मिस्टर ओम शंकर। अब यहाँ पर देखिए कि डैश एम मिस्टर ओम शंकर, आप ब्लैंक के बाद देख सकते हैं कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग हुआ है। इसका सीधा मतलब है कि जो ब्लैंक है वहाँ पर जो है वो सब्जेक्ट भरा जाना है और केस में आप लोगों को सब्जेक्टिव केस यानी कि नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस ये आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। तो वाक्य का सब्जेक्ट जो है अगर ढूंढने को कहा जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि वाक्य का सब्जेक्ट बनने की एबिलिटी अगर इस 4 ऑप्शंस जो हैं ए, बी, सी और डी, तो इसमें से केवल डी के पास वो एबिलिटी है, यानी कि आई का प्रयोग जो है वो यहाँ पर होगा। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वाक्य का सब्जेक्ट जब भी लिखा जाता है तो वो नॉमिनेटिव केस में होता है और आई जो है वो नॉमिनेटिव केस है। इसको हम NC लिख सकते हैं, नॉमिनेटिव केस। और इसी का जो है वो दूसरा रूप होता है मी, जो कि ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ होता है। इसको हम लोग ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। जब वर्ब का यह ऑब्जेक्ट होगा तो आई नहीं मी का प्रयोग होगा, ठीक है। लेकिन अभी हमें यहाँ सब्जेक्ट की ज़रूरत थी। इसी तरह से पजेसिव केस में एडजेक्टिव की अगर ज़रूरत पड़े यानी विशेषण शब्द की तो माई का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर इसी पजेसिव केस में अगर प्रोनाउन की ज़रूरत पड़े तो माइन का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो ये आप लोगों को मैं बता चुका था केस में ये सारे फॉर्म आई, मी, माय और माइन। तो इस हिसाब से चूँकि यहाँ सब्जेक्ट की ज़रूरत है तो इसलिए इसका राइट आंसर जो है वो डी है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है डैश इज़ अ न्यू टी शर्ट। अब यहाँ देखिए सब्जेक्ट तो यहाँ भी चाहिए, सब्जेक्ट की ज़रूरत बिल्कुल यहाँ भी है। अब उस हिसाब से जो पहला क्वेश्चन आप लोगों को बताए हैं उस आधार पर कुछ बच्चे कहेंगे कि सर यहाँ भी आई होगा, लेकिन क्या आई के साथ इज फिट बैठेगा? आई जो है वह हेल्पिंग वर्ब एम लेता है, तो इसलिए आई तो यहाँ होने से रहा, यानी कि बिल्कुल भी नहीं होगा। मी ऑब्जेक्ट है, मी का यहाँ पर क्या काम, चूँकि हम सब्जेक्ट ले रहे हैं तो इसलिए मी भी जो है वह इसका गलत आंसर होगा। माय जो है अभी अभी बताया मैंने कि ये एडजेक्टिव है। माय क्या है? माय दरअसल एडजेक्टिव है। ADJ लिख देता हूँ तो ये समझ सकते हैं, ये दरअसल एडजेक्टिव है। तो बिना नाउन के तो इसका कोई वजूद ही नहीं है, तो ये भी नहीं जो है वो होगा, ठीक है। तो अब बचता है आखिरी डी ऑप्शन माइन। और माइन अभी अभी बताया था मैंने कि ये प्रोनाउन है, तो यानी प्रोनाउन और नाउन ही सब्जेक्ट बनने की मेरिट रखता है। नाउन या प्रोनाउन को ही हम लोग सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनाते हैं।
तो इसलिए माइन यहाँ पर जो है वो राइट आंसर होगा, यानी कि डी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि माइन इज़ अ न्यू टी शर्ट का मतलब क्या हुआ? तो माइन जो है सीधे सीधे इसको सब्जेक्ट नहीं बना सकते जब तक उस सेंटेंस में नाउन का जिक्र ना हो। जैसे कि टी शर्ट का यहाँ पर देख सकते हैं कि जिक्र हो चुका है, यानी मेंशन कर दिया गया है। तो ऐसे में तब माइन को सब्जेक्ट बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर नाउन मेंशन नहीं रहता तो फिर माइन को सब्जेक्ट बनाना गलत होगा। जैसे माइन इज़ अ न्यू लिखना बिल्कुल नॉनसेंस होगा, इससे कोई सेंस ही नहीं आएगा। माइन इज़ अ न्यू, व्हाट माइन इज़ न्यू, यानी मेरा नया है, क्या नया है? तो ये कोई सेंस नहीं देता है, तो वहाँ पर ये माइन सूटेबल नहीं होगा। लेकिन जब इसमें टी शर्ट यानी नाउन मेंशन है तो माइन का अर्थ हो जाता है, माइन जो है वो पैरेलल मीनिंग रखेगा किसका? माय प्लस नाउन का, माय प्लस नाउन का, यानी जो नाउन आप इसमें मेंशन कर चुके हैं। यानी कि ये हो गया माय टी शर्ट के बराबर। माइन का यहाँ पर अर्थ हो जाएगा माय टी शर्ट। तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि ये जो पजेसिव प्रोनाउन है इसका प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में तभी कर सकते हैं जब नाउन आप सेंटेंस में मेंशन कर रहे हैं। जैसे आवर्स इज़ अ वास्ट, ये गलत है, कोई सेंस ही नहीं दे रहा है। क्या विशाल है? आवर्स इज़ अ वास्ट, हमारा विशाल है, क्या विशाल है? लेकिन जब हम उसमें कंट्री मेंशन कर देंगे, आवर्स इज़ अ वास्ट कंट्री, तो वो एक मीनिंगफुल सेंस देगा। तो जब तक नाउन जो है वो सेंटेंस में मेंशन ना हो तब तक पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में नहीं कर सकते, ठीक है। तो दूसरे नंबर का आंसर जो है वो डी जो है वो राइट आंसर होगा। समझ सकते हैं इसको। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, टू डैश मनी इज़ एवरीथिंग, ये जो है वह तीसरा क्वेश्चन है। अब आप लोगों को बता चुका था मैं कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। तो इसलिए टू यहाँ पर हो जाएगा हर, यानी कि सी नंबर जो है वो इसका राइट आंसर होगा। अब अगले क्वेश्चन पर जो है वो चलता हूँ। चौथा क्वेश्चन है, सी इज़ एज इंटेलिजेंट एज, वह उतनी ही तेज है जितनी की। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये कंपैरिजन वाला जो है वो सेंटेंस है। पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग जो है वो इसमें कंपैरिजन के लिए किया गया है। तो इसलिए जब भी कंपैरिजन होता है तो अगर नॉमिनेटिव केस का कंपैरिजन अगर कर रहे हैं तो उसका कंपैरिजन नॉमिनेटिव केस के ही सब्जेक्ट से होना चाहिए, यानी कंपैरिजन हमेशा बराबरी वालों के बीच होती है। तो इस वजह से सी अगर नॉमिनेटिव है तो यहाँ भी एज इंटेलिजेंट एज के बाद नॉमिनेटिव केस यानी आई का प्रयोग होगा। इसमें नॉमिनेटिव केस आप समझ सकते हैं, आई को सिवाय और कोई है नहीं। मी ऑब्जेक्टिव है, माई पजेसिव है, माइन भी पजेसिव है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ए होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन जो है वह अगला क्वेश्चन है, ही हर्ट डैश, ही हर्ट डैश। अब यहाँ देखिए ही सब्जेक्ट है, आपका ही सब्जेक्ट है और हर्ट जो है वो वर्ब है। तो सब्जेक्ट और वर्ब के बाद सीधी बात है कि ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट अगर होगा तो इसमें हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव केस से कोई भी टर्म इस चार ऑप्शन में नहीं है। ना तो ही का हिम है, ना ही सी का हर है, ना ही दे का देम है। मतलब इस तरीके से कोई भी ऑब्जेक्टिव केस नहीं है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस का स्थान जो है वो लेने लायक या उसकी मेरिट का कह सकते हैं शब्द जो है वो यहाँ केवल हिमसेल्फ है, यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट भी ही है यानी कि वह है, और उसने चोट भी खुद को पहुँचाई है। तो जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही आदमी होता है तो हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो ही का रिफ्लेक्सिव फॉर्म जो है वो हिमसेल्फ होगा।
ना कि हर सेल्फ भी दिया हुआ है रिफ्लेक्सिव फॉर्म से ही, तो इसलिए समझ सकते हैं कि पांचवा का आंसर जो है वो डी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा डी, हिमसेल्फ। उसके बाद छठा क्वेश्चन है सीता डैश डिसाइडेड टू गो टू जंगल विद राम। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सीता के बाद वर्ब डिसाइडेड आया है, यानी सीता डिसाइडेड, तो फिर ये ब्लैंक जो बीच में है वहाँ क्या आएगा? कोई हेल्पिंग वर्ब तो ऐसा है नहीं कि मुख्य क्रिया के पहले आ जाएगा। तो यहाँ पर एक ही चीज़ की गुंजाइश हो सकती है कि सीता के लिए जो है वो एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन का प्रयोग जो है वो किया जा सके, और एम्फेसाइजिंग और रिफ्लेक्सिव फॉर्म में कोई अंतर होता नहीं है, तो हर सेल्फ जो है वो इसका आंसर होगा, यानी सीता खुद ही। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इम्फेसन हो रहा है, एक्सेंचुएशन हो रहा है सीता के ऊपर, यानी सीता के ऊपर जो है दबाव पड़ रहा है, जोर पड़ रहा है बोलने में कि सीता खुद ही राम के साथ जंगल जाना जो है वह तय किया। सीता ने खुद ही राम के साथ जंगल जाना तय किया। तो खुद ही के लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं सीता के ऊपर जोड़ पड़ रहा है, तो इसलिए यहाँ एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन का प्रयोग होगा। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, नहीं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो ऑब्जेक्टिव केस होता है, या ध्यान रखेंगे, यानी वो ऑब्जेक्ट का स्थान लेता है, लेकिन यहाँ तो सीता सब्जेक्ट है और सीता के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो ये कतई जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं होगा, ये जो है एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन है, क्योंकि ये सब्जेक्ट पर जोड़ डालने का काम कर रहा है। तो इस चीज़ को समझना होगा आप लोगों को। तो सातवां क्वेश्चन जो है वो है डैश इज़ अ रिच कल्चर, यानी यहाँ पर अगेन जो है वो आपको सब्जेक्ट की मेरिट वाला एक वर्ड चाहिए, और इसमें सब्जेक्टिव केस हम देख रहे हैं आवर, देयर और आवर्स, इसमें से कोई नहीं है वी को छोड़ करके। लेकिन वी के साथ क्या इज आ सकता है? बिल्कुल नहीं, तो इसलिए वी तो होगा नहीं, ठीक है, वी कैंसिल, वी नहीं होगा। तो फिर इसमें से और कौन जो है वो पॉसिबल है जो कि सब्जेक्ट का स्थान ले सके? तो सब्जेक्ट के रूप में अभी अभी आप लोगों को बताए थे कि नाउन या प्रोनाउन लिखा जाता है, तो इसमें से इस तीनों फॉर्म में से प्रोनाउन कौन सा है? आवर एडजेक्टिव है, देयर भी पजेसिव एडजेक्टिव है, आवर भी पजेसिव एडजेक्टिव है, और देयर भी, आवर है वी का पजेसिव एडजेक्टिव और देयर जो है वह पजेसिव एडजेक्टिव है। केवल इसमें आवर्स ही है जो कि पजेसिव प्रोनाउन है। तो पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग यहाँ पर हम लोग करेंगे, आवर्स इज़ अ रिच कल्चर। नाउन मेंशन है तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। आवर्स का अर्थ यहाँ हो जाएगा आवर कल्चर, आवर्स का अर्थ हो जाएगा आवर प्लस कल्चर, यानी जो नाउन मेंशन है वो नाउन ये अपने आप ले लेगा। तो कल्चर, आवर प्लस कल्चर हो जाएगा, तो इसलिए आवर्स इज अ रिच कल्चर, यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद आठवां क्वेश्चन है यू मस्ट इंट्रोड्यूस डैश टू माई पेरेंट्स। यू मस्ट इंट्रोड्यूस डैश टू माई पेरेंट्स। यहाँ पर सोचने समझने की बात नहीं है, यहाँ सीधे सीधे जो है वह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आप लोगों को बताया था मैंने कि इंट्रोड्यूस, प्रोस्ट्रेट, प्राइड, प्रेजेंट, एब्सेंट, ठीक है, ये कुछ ऐसे एंजॉय, ये कुछ ऐसे वर्ब हैं जिसके बाद की प्राय रिफ्लेक्सिव फॉर्म का प्रयोग होता है, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। तो यू इसका सब्जेक्ट है, योर सेल्फ इसका जो है वह रिफ्लेक्सिव फॉर्म होगा आंसर, यानी कि डी इसका राइट आंसर है। इसके अलावा 9वें क्वेश्चन पर आते हैं, इनवाइटिंग डैश इज़ आवर फॉर्मेलिटी। आप लोगों को बताया था मैंने कि इनवाइटिंग यानी कि क्रिया का चौथा फॉर्म है, इनवाइट से बना है, और क्रिया का यह चौथा फॉर्म जो है वह नाउन की तरह जब एक्ट करे तो ये जीरंड कहलाता है। तो ये जीरंड है, ठीक है, ये पक्का हुआ कि ये जीरंड है। और जीरंड के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है, ये आप लोगों को बताया था मैंने, ऑब्जेक्टिव केस का,
हालांकि जीरंड के पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव का भी प्रयोग होता है, माय, और मी में से माय का यहाँ प्रयोग होगा इसके पहले, इनवाइटिंग के पहले, लेकिन इसके बाद यानी कि जीरंड के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। तो इसलिए इनवाइटिंग के बाद आप देख सकते हैं इसमें देम का प्रयोग होगा। देम जो है वो दे का ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। लेकिन याद रखेंगे कि जीरंड के बाद ऑब्जेक्टिव केस तो होता ही है, लेकिन जीरंड के पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, यानी कि योर कमिंग। योर कमिंग, यू कमिंग नहीं होगा, योर कमिंग, योर कमिंग, आपका आना, ठीक है, आपका आना, दिल धड़काना, समझते होंगे। तो ये योर कमिंग, आपका आना, ठीक, या फिर तेरा जाना, दिल के अरमानों का लुट जाना, यानी कि योर गोइंग, योर गोइंग हो जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जीरंड के पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, लेकिन इसी जीरंड के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव केस की ज़रूरत है 9 नंबर में, तो देम इसका राइट आंसर होगा। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन है, सी इज़ थिनर देन। फिर यहाँ कंपैरिजन की बात हो रही है, सी इज़ थिनर देन, कंपेयर किया जा रहा है सी का। तो जिसके साथ भी कंपेयर किया जाएगा वो भी नॉमिनेटिव केस होना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि सी जो है वो आपका नॉमिनेटिव केस है। तो सी यहाँ पर नॉमिनेटिव केस है, तो नॉमिनेटिव केस की तुलना जो है वो नॉमिनेटिव केस से होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर आई के सिवाय कोई और जो है वह हो नहीं सकता है। तो आई इसका जो है वह राइट आंसर होगा, सी इज़ थिनर देन आई। अब कुछ लोगों को ये ऑर्डर लग सकता है कि नहीं, लास्ट में जो है वो आई कैसे होगा, लास्ट में तो मी होना चाहिए। तो ये चीज़ें कंपैरिजन वाले वाक्यों पर आप लागू नहीं कर सकते कि अंतिम में आने वाला शब्द ऑब्जेक्टिव केस ही होगा, वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पर आप कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, तुलना बराबरी वालों से होती है। तो सी अगर नॉमिनेटिव केस है तो यहाँ भी नॉमिनेटिव केस ही आना चाहिए। हाँ, ये भी है कि जब ऑब्जेक्ट से तुलना होगी तो ऑब्जेक्टिव केस लिख सकते हैं, देन के बाद ऐसा नहीं है कि मी आ नहीं सकता, लेकिन वहाँ पर कंपैरिजन दो ऑब्जेक्ट के बीच में होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन है, मिसेस गीता इज़ अ नेबर ऑफ डैश, इज़ अ नेबर ऑफ डैश, अ नेबर ऑफ, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं ए प्लस नाउन है। बताया था मैंने ए या एन प्लस अगर कोई सिंगुलर नाउन हो, सिंगुलर नाउन, तो नेबर यहाँ सिंगुलर नाउन ही है। और उसके बाद ऑफ हो, यानी प्रेपोजिशन ऑफ हो, तो उसके बाद यहाँ पर ऑफ के बाद जो है वह पॉजिटिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। तो मिसेस गीता इज़ अ नेबर ऑफ, सी पॉजिटिव प्रोनाउन तो है नहीं, ये तो नॉमिनेटिव केस है, ये कोई पॉजिटिव केस तो है नहीं। नॉमिनेटिव केस का यह पर्सनल प्रोनाउन है। हर्ष, हर्ष यहाँ पर जो है वह सी का पॉजिटिव प्रोनाउन है। तो मिसेस गीता इज़ अ नेबर ऑफ हर्ष हो जाएगा, ना तो हर होगा ना ही हर सेल्फ होगा, ठीक है। तो बी इसका जो है वह राइट आंसर है, बी आप देख सकते हैं, बी इसका राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रवीना इज़ जूनियर टू। रवीना जो है वह जूनियर है ओहदे में। याद रखेंगे जूनियर शब्द का प्रयोग हम लोग आयु बताने के लिए नहीं करेंगे, ये पद या ओहदे को बताने के लिए जो है वह सीनियर जूनियर का प्रयोग करते हैं। लेकिन कुछ लोग गलती से जो है वह उम्र बताने में भी सीनियर जूनियर करने लगते हैं, तो इससे जो है वो बचने की ज़रूरत है। सीनियर जूनियर का प्रयोग उम्र के लिए नहीं करेंगे। तो रवीना इज़ जूनियर टू। अब सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, ये आप लोगों को बताया था मैंने, प्रायर, पोस्टीरियर, कि इन सारे लैटिन एडजेक्टिव के बाद एक तो देन का प्रयोग नहीं होता है, टू का प्रयोग होता है। प्रेपोजिशनल जो है वह पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ देन लगा करके। दूसरा यह कि इसके बाद कंपैरिजन भले ही रवीना यानी नॉमिनेटिव केस से है, लेकिन यहाँ पर नॉमिनेटिव केस का प्रयोग नहीं होगा।
क्योंकि ये लैटिन एडजेक्टिव है, इसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। तो हिम जो है वो यहाँ पर राइट आंसर होगा। रवीना इज़ जूनियर टू हिम, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। माई पेन इज़ कॉस्टलियर देन, फिर वही बात, मेरी कलम जो है वो महंगी है। अब किससे? अब यहाँ पर है माई ब्रदर, तो अगर माई ब्रदर यहाँ डालते हैं तो फिर तुलना जो है मेरे कलम की हो जाएगी मेरे भाई से, लेकिन तुलना तो बताए हैं कि बराबरी वालों के बीच होती है, कलम की तुलना कलम से होगी, आदमी से कैसे करेंगे आप? तो इसलिए मेरे कलम की तुलना मेरे भाई के कलम से हो सकती है। क्लियर है? तो माई पेन इज़ कॉस्टलियर देन माई ब्रदर तो नहीं होगा, बल्कि बी इसका राइट आंसर होगा, माई ब्रदर्स, क्योंकि ब्रदर में आप देख सकते हैं पॉजिटिव केस जो है वो लगा हुआ है अपोस्ट्रोफी एस के माध्यम से। तो माई ब्रदर्स का यहाँ पर अर्थ हो गया माई ब्रदर्स पेन। ठीक है। अब यहाँ पर अगेन जो है वो पेन लिखने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि पेन ऑलरेडी वाक्य में मेंशन है, इसलिए माई ब्रदर्स का यहाँ पर अर्थ हो गया माई ब्रदर्स पेन, तो इसलिए बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ जो है वो बढ़ना चाहेंगे। अगला क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन है, 14th नंबर का जो क्वेश्चन है, डैश इज सेलिब्रेटेड ऑन सेप्टेम्बर 5 सितंबर। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जिसे हम लोग कह सकते हैं टेक फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, यानी कहने का मतलब है बहुत ही इसको जो है वह हल्के में ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है। टीचर्स डे का सही फॉर्म क्या होता है? चूँकि इसमें पॉजिटिव केस की बात है तो इसलिए पॉजिटिव फॉर्म इसका कौन सा सही है? टीचर्स डे। मैक्सिमम लोग जो है वो ए को जो है वो टिक करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। बहुत से लोग जो है वो टीचर्स डे इसी तरीके से लिखते हैं। बहुत अच्छे लोगों को मैंने इस तरीके से टीचर्स डे लिखते मैंने देखा है, लेकिन ये फॉर्म जो है वो बिल्कुल गलत है। टीचर्स डे का सही फॉर्म जो है वो सी नंबर है। हालांकि इसमें प्रिंट भी जो है वो मिस हो चुका है, ए जो है वो लिख दिया गया है, इसको सी कर लेंगे। ठीक है। तो अब समझ सकते हैं कि ये कितना कॉमन जो है वो मिस्टेक है कि छापने वाले ने भी जो है वो इसको जो है वो ए जो है वो मान करके जो है वो डाल दिया। हालांकि आंसर निसंदेह जो है वो लिखा हुआ था, फिर भी तो ये समझ सकते हैं कि टीचर्स डे जो है वो यहाँ पर सी नंबर जो है वो सही है। सबसे पहली बात जान लीजिए बिल्कुल गलत है, जो कि हम लोग अक्सर जो है वह यूज़ करते हैं, लिखते हैं, है ना। लेकिन ये गलत टर्म है क्योंकि टीचर्स डे जो है वो किसी एक शिक्षक के लिए वो नहीं होता है, सारे शिक्षक को वो डेडिकेटेड है। तो सबसे पहली बात तो नाउन होना चाहिए प्लूरल, और जब नाउन हो जाता है प्लूरल एस और एस के माध्यम से तो फिर उसमें अलग से अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता है, केवल उस पर अपोस्ट्रोफी का साइन मात्र लगाते हैं। तो टीचर्स जैसे ही प्लूरल हो गया, टीचर्स आपका हो गया प्लूरल, तो इसमें अपोस्ट्रोफी के बाद एस लगाने की आवश्यकता नहीं है, केवल अपोस्ट्रोफी ही इनफ है। तो इसलिए टीचर्स प्लूरल लिखने के बाद केवल अपोस्ट्रोफी का प्रयोग करें और उसके बाद डे लिखें। तो इसलिए टीचर्स डे का ये वाला फॉर्म सही है, इसलिए इसका सही फॉर्म जो है वो ए नहीं बल्कि सी है। ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर जो है वो आना चाहेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्लीज़ डोंट डू दिस फॉर, प्लीज़ डोंट डू दिस फॉर डैश, यानी कृपया यह मत करो, ऐसा मत करो, फॉर डैश, फॉर जस्टिस सेक, यानी कि न्याय के लिए ऐसा मत करो, कृपया न्याय के लिए ऐसा मत करो। तो जस्टिस आप समझ सकते हैं एक ऐसा शब्द है जिसके प्रोनाउंसिएशन में लास्ट में जो है वो हिसिंग साउंड आता है, यानी कहने का मतलब है एक सौ की आवाज़ जो है वो आती है इस तरीके से, साउंड, हिसिंग साउंड इसी को कहते हैं। वो जो सौ बोलते हैं तो वो जो लास्ट में श्रील साउंड आता है उसी को हिसिंग साउंड कहते हैं।
तो ऐसे अगर हिसिंग साउंड के साथ अगर किसी नाउन का जो है वह प्रोनाउंसिएशन जो है वह लास्ट करे, उच्चारण जो है वह हो, तो चाहे वो सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, ठीक है, ये मैटर नहीं करता कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, उस साउंड के चलते उसमें अलग से एस का प्रयोग नहीं होता है। तो इसलिए जस्टिस सेक जो है वो आपका सी नंबर सही है। जस्टिस में केवल अपोस्ट्रोफी लगाना है, अलग से एस लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये हिसिंग साउंड, जैसे जीजस, जैसे आर्किमिडीज, जैसे पाइथागोरस, सोक्रेट्स, तो ये हिसिंग साउंड जो लास्ट में आप देख रहे हैं, तो ऐसे नाउन में हम लोग अलग से अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करते हैं, केवल अपोस्ट्रोफी के साइन मात्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है डैश इज ब्रोकन। अब है द टेबल्स लेग, नॉन लिविंग है तो इसमें अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग तो होना नहीं चाहिए, इसका पोजीशन ऑफ से बताना है, तो इसलिए द लेग ऑफ द टेबल जो है यानी डी जो है वो इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जो कि 17 नंबर का क्वेश्चन है, 17वां क्वेश्चन है। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड डैश। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। तो पहली बात तो ये कि बिटवीन प्रेपोजिशन है और यू आगे में आया है, तो यू नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही फॉर्म सेम होता है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि यहाँ ये ऑब्जेक्टिव केस है क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद आया है, और इसलिए यू एंड डैश यानी कि यहाँ जो ब्लैंक है इसमें भी ऑब्जेक्टिव केस ही भरा जाएगा, यानी कि मी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि सी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से जो है वो बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो है वो है 18वां क्वेश्चन। यू ही एंड डैश आर बॉजम फ्रेंड्स, यानी तुम, वह और मैं, यहाँ पर देना सही रहेगा, तुम, वह और मैं, क्योंकि 231 का फॉर्मूला आप लोगों को शायद मालूम होगा कि अगर दो या दो से अधिक यानी कि तीन प्रोनाउन जो है वो अगर वाक्य में हो तो उनका जो है सीक्वेंस जो है वो 231 का होता है। सामान्य वाक्यों में 231, सेकंड पर्सन सबसे पहले, फिर थर्ड पर्सन और फिर लास्ट में फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन से इसमें आई का प्रयोग होगा। हालांकि मी, माय, माइन ये सब जो है वो फर्स्ट पर्सन के ही रूप हैं, लेकिन न तो मी होगा, न माय होगा, न माइन होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यू ही एंड डैश, यू ही इधर जो है वो वाक्य का सब्जेक्ट है, तो यहाँ भी सब्जेक्टिव ही चाहिए, तो इसलिए आई जो है वो सही होगा। ठीक है, उसके बाद योर हेयर इज़ ग्रे, योर हेयर इज़ ग्रे यानी तुम्हारे बाल सफ़ेद हैं, बट डैश इज़ ब्लैक, बट यहाँ माइन हो जाएगा क्योंकि योर हेयर का प्रयोग हुआ है, पॉजिटिव केस है, आप देख सकते हैं, और यहाँ भी डैश इज़ ब्लैक, तो माई इज़ ब्लैक लिखना गलत होगा क्योंकि माई का प्रयोग बिना नाउन के हो नहीं सकता, माई हेयर लिखना होगा, और माई हेयर लिखेंगे फिर हेयर की रिपीटेशन हो जाएगी, नाउन रिपीट होगा। इससे बचने का तरीका है यानी इससे बचने का तरीका है कि माई प्लस नाउन न लिख करके, नाउन को न रिपीट करके आप माइन का प्रयोग करें, तो इसलिए माइन जो है वो इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 20वां क्वेश्चन है आई, यू एंड डैश हैव कमिटेड दिस क्राइम। अब देखिए ये जो सेंटेंस है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ भी प्रोनाउन के सीक्वेंस का मामला है। यू, आई, यू के बाद अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे कि 231 का फॉर्मूला लगता है, सेकंड पर्सन पहले, फिर थर्ड पर्सन, फिर लास्ट में फर्स्ट पर्सन, लेकिन इसमें हम देख रहे हैं क्वेश्चन में शुरुआत ही फर्स्ट पर्सन से हुई। आई यानी 1 फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन यानी 1 2, और यहाँ पर हो जाएगा 3। अब कहेंगे कि ऐसा क्यों, तो इस वाक्य में देख सकते हैं, इस वाक्य में अपराध का बोध है, पाप पुण्य का बोध कराने वाले वाक्यों में फॉर्मूला जो है
वो 231 के बजाय 123 का लगता है। तो इसलिए यहाँ 123 का फार्मूला लगेगा प्रोनाउन के सीक्वेंस का। तो 1 2 दिया हुआ है, 3 आपको डालना है। नॉमिनेटिव केस से ही का प्रयोग यहाँ करेंगे, आई यू एंड ही, या सी अगर रहता तो वो सी भी हो सकता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जो अगला क्वेश्चन है वो है योर स्किन इज़ डार्कर देन। तो यहाँ पर स्किन की तुलना हो रही है, तो योर स्किन इज़ डार्कर देन सोनू से तो नहीं होगी क्योंकि सोनू तो पर्सन है। या तो स्किन की तुलना स्किन से होनी चाहिए, इसलिए सोनू जो है वह यानी पॉजेसिव फॉर्म का प्रयोग होगा। सोनूज़ का अर्थ हो जाएगा सोनूज़ स्किन, तो इसलिए सी इसका राइट आंसर होगा। 22वां क्वेश्चन कहता है समवन हैज़ लेफ्ट डैश बुक ऑन द डेस्क। अब नाउन मेंशन है, तो नाउन के पहले आने वाला शब्द क्या हो सकता है, तो वो एडजेक्टिव हो सकता है। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव वाला फॉर्म इसमें से चुन लीजिए। समवन हैज़ लेफ्ट डैश बुक। अब समवन के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव कौन सा यूज़ करें वो समझना होगा, क्योंकि इसमें पॉजिटिव एडजेक्टिव तो ढेर सारे हैं। देयर भी पॉजिटिव फॉर्म में है, हिज भी पॉजिटिव फॉर्म में है, समवन्स भी पॉजिटिव फॉर्म में है और वंस भी है। तो ये याद रखेंगे, समवन, नो वन, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, यानी जिसमें भी लास्ट में वन और बडी लगा होता है, समवन, समबडी, ये सब इंडिफिनिट प्रोनाउन है और इससे जो है वह ही और सी के पैरेलल माना जाता है। तो इसलिए इसमें पॉजिटिव फॉर्म इसका जो बनाएंगे तो वो हिज बनाएंगे, समवन हैज़ लेफ्ट हिज बुक। ठीक है, समवन हैज़ लेफ्ट हिज बुक, यानी कि ही से ही मान करके इसमें पॉजिटिव फॉर्म पॉजिटिव एडजेक्टिव हिज डालना है। समवन, एवरीवन, समबडी, नोबडी, एनीबडी, सब के लिए यही यूज़ करते हैं हम लोग। हालांकि कभी कभार हर भी रह सकता है, लेकिन जब हिज नहीं रहेगा तभी हर का प्रयोग करेंगे। प्रायोरिटी बेसिस पर जो है वह हिज को जो है वह प्रायोरिटी दी जाती है, प्राथमिकता दी जाती है। अगर हिज और हर दोनों ऑप्शन में हो तो हिज लगाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नो वन हैज़ वोर्न अ मास्क। अब यहाँ पर क्वेश्चन टैग पूछा गया है, देख सकते हैं। नो वन, समवन, एवरीवन, समबडी, नोबडी, एनीबडी। अभी अभी बतलाया था कि वन और बडी से जो लास्ट करने वाले इंडिफिनिट प्रोनाउन होते हैं वो दरअसल व्यक्ति के लिए जो है वो यूज़ होते हैं, वस्तु के लिए नहीं। क्योंकि जो वस्तु के लिए यूज़ होता है उसी इंडिफिनिट प्रोनाउन में थिंग लगा हुआ रहता है, नथिंग, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग। तो ये आदमी के लिए यूज़ हुआ है, ये कंफर्म है क्योंकि इसमें वन लगा हुआ है। और जब क्वेश्चन टैग में इसका प्रयोग होता है तो फिर इसको प्लूरल माना जाता है। अभी अभी बताया कि समवन, समबडी को ही या सी के पैरेलल माना जाता है, लेकिन क्वेश्चन टैग में इसको दे के पैरेलल माना जाता है। तो नो वन के लिए यहाँ दे का प्रयोग तो निस्संदेह होगा, तो दे तो एक ही ऑप्शन है, हैव दे, यानी कि सी जो है वो हो जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि हैवेंट दे क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन टैग में तो हम लोग पॉजिटिव जब नॉट का प्रयोग नहीं रहता है तो हम लोग नेगेटिव बनाते हैं। लेकिन नो वन इटसेल्फ जो है अपने आप में जो है वो एक नेगेटिव वर्ड है, नो वन, नोबडी। तो इसलिए यहाँ पर हैवंट दे का प्रयोग नहीं बल्कि हैव दे का प्रयोग करेंगे। अब फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 24वां क्वेश्चन है दिस इज़ माई फॉल्ट, सॉरी दिस इज़ नॉट माई फॉल्ट बट, यानी कहने का तात्पर्य है कि यह मेरी गलती नहीं है बल्कि किसी और की गलती है, किसी और की गलती। तो यहाँ पर पोजीशन है किसी और की गलती, तो किसी और यानी समवन के ऊपर पोजीशन चाहिए। समवन्स से काम नहीं चलेगा, समवन एल्स फॉल्ट, यानी किसी और की गलती, किसी की गलती नहीं, किसी और की गलती। तो जब समवन के साथ एल्स लगा हुआ रहे और पोजीशन की ज़रूरत वहाँ पर हो, यानी अपोस्ट्रोफी एस लगाने की ज़रूरत हो, तो समवन के ऊपर नहीं बल्कि एल्स के ऊपर अपोस्ट्रोफी एस लगता है। तो उस कायदे से अगर देखा जाए तो इसका सही फॉर्म जो है वो सी है, यानी कि सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ही इज़ नॉट रवि, ही इज़ डैश। वो रवि नहीं है, वह कोई और है। तो यहाँ पर जो है वह पोजीशन बताने की राइट आंसर होगा समवन एल्स, डी इसका सही आंसर होगा। तो ध्यान रखेंगे, डैश ऑफ द टू गर्ल्स हैज़ वॉर्न हर मास्क।
अब यहाँ देख सकते हैं कि दो लड़कियाँ हैं, डैश ऑफ द टू गर्ल्स हैज़ वॉर्न हर मास्क, तो इसलिए यहाँ नन का प्रयोग तो हो नहीं सकता क्योंकि नन का प्रयोग 3 या 3 से अधिक के लिए होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर नीदर का प्रयोग करेंगे क्योंकि नीदर का प्रयोग दो में से किसी दो का बोध कराता है, यानी दो के लिए नीदर और ईदर का प्रयोग होता है, दो में से कोई नहीं, यानी कि दोनों लड़कियों में से किसी ने नहीं मास्क पहना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है 27वां क्वेश्चन, डैश ऑफ द 5 बॉयज़ इज़ इंटेलिजेंट। अब यहाँ देखिए 5 लड़कों की चर्चा हुई है, तो यहाँ पर नीदर और ईदर का प्रयोग तो हो नहीं सकता क्योंकि ये जो है वह ऐसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है जिसका प्रयोग केवल दो के लिए होता है, दो से अधिक के लिए नहीं, तो ईदर नीदर तो होगा नहीं। एवरी अपने आप में एडजेक्टिव है, यहाँ एडजेक्टिव की ज़रूरत है नहीं, तो यहाँ इच का प्रयोग जो है वह होगा क्योंकि इच जो है वह दो या दो से अधिक के लिए यूज़ हो सकता है, तो यहाँ इच का प्रयोग होगा, इच ऑफ द 5 बॉयज़, यानी 5 में से प्रत्येक लड़का जो है वह तेज है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 28वां क्वेश्चन है, डैश ऑफ देम इज़ योर फादर। डैश ऑफ देम इज़ योर फादर। अब देखिए यहाँ पर फादर जो है वह व्यक्ति है, तो हु का प्रयोग यूजुअली हम लोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर हु का प्रयोग नहीं होगा, हु ऑफ देम इज़ योर फादर गलत होगा, ठीक है। यहाँ विच का प्रयोग सही होगा। अब लेकिन कुछ लोग आप में से सोचेंगे कि विच का प्रयोग तो नॉन लिविंग के लिए होता है, तो एक कंडीशन है जब विच का प्रयोग लिविंग के लिए भी होता है, यानी कि पर्सन के लिए भी कर सकते हैं आप, एनिमल के लिए भी तो करते ही हैं, लेकिन पर्सन के लिए विच का प्रयोग तब करेंगे जब सिलेक्शन का बोध कराना हो, और यहाँ पर चुनाव का ही बोध है कि उनमें से कौन तुम्हारे पिता हैं, तो विच का प्रयोग यहाँ पर सही होगा, हु का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। 29वां क्वेश्चन है, डैश इज़ योर बर्थडे। टाइम पूछा जा रहा है, आप लोगों को इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में बताया था मैंने कि टाइम के लिए व्हेन का प्रयोग, प्लेस के लिए वेयर का प्रयोग, रीजन के लिए वाई का प्रयोग, चीज़ों के लिए व्हाट का प्रयोग, पर्सन के लिए हु का प्रयोग यानी सब्जेक्ट के लिए, और ऑब्जेक्ट के लिए होम का प्रयोग हम लोग करते हैं, और पोजीशन के लिए हुज का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए बर्थडे पूछा जा रहा है कि बर्थडे कब है, तो ये टाइम पूछा जा रहा है, तो व्हेन जो है वो इसका राइट आंसर होगा। व्हेन इज़ योर बर्थडे, तुम्हारा जन्मदिन कब है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो 30वां क्वेश्चन है, डैश हु हेल्प अदर्स आर हेल्प्ड बाय गॉड। बताया था मैंने कि रिलेटिव प्रोनाउन से अगर सेंटेंस की शुरुआत होती है, तो रिलेटिव प्रोनाउन से अगर सेंटेंस की शुरुआत होती है तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का दोज का प्रयोग होगा। तो यहाँ दे नहीं होगा, दे हु हेल्प, बल्कि दोज हु हेल्प हो जाएगा। तो दोज हु हेल्प अदर्स आर हेल्प्ड बाय गॉड, यानी वे जो दूसरों की मदद करते हैं उनकी मदद ईश्वर जो है वह करते हैं, या उस ईश्वर के द्वारा उनकी मदद की जाती है, ठीक है। दो जो है वह इसका राइट आंसर होगा। ए डैश ऑफ फ्लावर्स वॉज गिवन टू द चीफ गेस्ट, ये कलेक्टिव नाउन से जो है वह क्वेश्चन है। अब चीफ गेस्ट को जो है वह फूलों का क्या दिया गया, माला तो नहीं दिया गया होगा, माला तो पहनाया जाता है, तो इसलिए बुके हो जाएगा, बुके ऑफ फ्लावर्स। फूल के गुलदस्ता के लिए बुके का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए बुके यहाँ पर सही फॉर्म हो, सही जो है वह आंसर होगा। हालांकि एक गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स भी होता है, लेकिन जहाँ पर माला का सेंस रहेगा वहाँ पर जो है हम इसका प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर सही आंसर जो है वह बुके होगा। अगले क्वेश्चन जो है वह की तरफ बढ़ते हैं। 32वां क्वेश्चन है, ए डैश ऑफ गर्ल्स वॉज गोइंग टू कॉलेज बाय बाईसाइकिल, यानी ए डैश ऑफ गर्ल्स, यहाँ पर जो है कलेक्टिव नाउन का प्रयोग जो है वह पूछा जा रहा है, यानी कि कौन सा सही फॉर्म जो है वह गर्ल्स के लिए यूज़ होना चाहिए। गैंग बिल्कुल नहीं, चोर डाकुओं के लिए गैंग का प्रयोग करते हैं, या लड़कों के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ लड़कियों के लिए कोयर भी नहीं होगा, क्योंकि कोयर जो है वह सिंगर का जो है वह ग्रुप कहलाता है। तो बेवी जो है वो लड़कियों के लिए सही होगा। बेवी ऑफ गर्ल्स वॉज गोइंग टू कॉलेज बाय बाईसाइकिल, यानी लड़कियों का एक झुंड जो है वह साइकिल से कॉलेज जा रहा था।
तो बेबी जो है वह राइट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन जो है वह देख सकते हैं, 33वां क्वेश्चन है। 33वां क्वेश्चन है, ए डैश ऑफ लायंस अटैक्ड द हर्ड ऑफ बफेलोज। यानी लायन का भी यहाँ पर कलेक्टिव फॉर्म ही पूछा जा रहा है, ये ध्यान देंगे। तो लायंस के ग्रुप को जो है वो हम लोग प्राइड कहते हैं, तो डी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ भी कलेक्टिव नाउन प्राइड का प्रयोग होगा। प्राइड मतलब गर्व या अभिमान भी होता है, लेकिन याद रखेंगे लायन के ग्रुप को हम लोग प्राइड कहते हैं, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर है। अब 34वां क्वेश्चन है, लेट डैश फिनिश फर्स्ट। अब लेट से जो है वो इम्परेटिव सेंटेंस जो स्टार्ट होता है, बताया था मैंने कि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होगा, क्योंकि लेट अपने आप में वर्ब है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है, तो इसलिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म का प्रयोग करेंगे हम लोग। तो लेट के बाद इसमें देम का प्रयोग सही रहेगा, क्योंकि केवल देम ही जो है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, तो इसलिए इसका जो है वो सही आंसर देम हो जाएगा। अब आखिरी क्वेश्चन जो है वह 35वां क्वेश्चन है, हेमा एंजॉयड डैश द पार्टी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है आज का, हेमा एंजॉयड डैश इन द पार्टी। तो हेमा एंजॉयड, एंजॉय के बाद बताया था मैंने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है, तो हेमा एंजॉयड हरसेल्फ हो जाएगा यहाँ पर। हालांकि याद रखेंगे कि कभी कभार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता है। अगर इसमें इन द पार्टी को इन द पार्टी में से इन हटा दें तो फिर यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि तब इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा द पार्टी। हेमा ने क्या इंजॉय किया, तो पार्टी इंजॉय किया। लेकिन अभी ये एडवर्ब ऑफ प्लेस बना बैठा है, इन द पार्टी। हेमा ने इंजॉय किया, कहाँ इंजॉय किया, तो पार्टी में इंजॉय किया, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, अभी ऑब्जेक्ट नहीं है। तो एंजॉय जो है वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेगा, यानी हेमा एंजॉयड हरसेल्फ राइट आंसर होगा। तो आज के सेशन में ये 35 जो है वह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने जो है वह शामिल किया था। अब इसका दूसरा पार्ट लेकर के मैं कल आप लोगों के बीच हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।